हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक? कैसे हो सब? आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने आज पढ़ना है हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास के अंदर हमने दिल्ली सल्तनत काल को क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हमने जो क्या है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को पढ़ लिया। अब हम पढ़ने का काम करेंगे मुगल वंश, और मुगल वंश के अंदर संस्थापक हैं बाबर। तो बाबर को आज हम पढ़ने का काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मुगल वंश। मुगल वंश जो है उसका समय काल क्या रहता है, 1526 के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। तो लोदी साम्राज्य, लोदी वंश क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अफगानी जो शक्ति थी उसका अंत हो जाता है। तो 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य क्या रहता है, मुगल साम्राज्य का समय काल है रहता है। 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है, मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो मुगल वंश के अंदर हम आज पढ़ेंगे बाबर को। और बाबर का जो भारत के अंदर समय काल रहता है वो है 1526 से 1530 ईस्वी तक। केवल मात्र 4 साल इसने राज किया और 1530 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 1526 से 1530 के बीच में बाबर ने क्या क्या किया, भारत के अंदर कितने युद्ध हुए और किस किस चीज को भारत के अंदर लाया और किस चीज को यहां से लूट के लेके गया, वो बात हम आज पढ़ने का काम है करेंगे। तो पहले क्या है, बाबर के बारे में हमें जान लेते हैं। तो बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ। कि बाबर का जन्म कब हुआ, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है क्या, बाबर। और जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म हुआ फरगना, एक छोटे से राज्य में। और ये जो फरगना है ये वर्तमान के अंदर उज्बेकिस्तान के अंदर पड़ता है। उज्बेकिस्तान में ये फरगना जो है उज्बेकिस्तान देश है उसके अधीन जो है क्षेत्र आता है, उसका नाम क्या है, फरगना हुआ है। फरगना के एक छोटे से राज्य में एक व्यक्ति का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 को। और नाम क्या रखा जाता है, बाबर। और बाबर जो है, बाबर तुर्की भाषा का शब्द है। और बाबर का तुर्की भाषा के अंदर अर्थ होता है बाग। बाग क्या होता है, बाबर का अर्थ क्या होता है, बाग। बाग किस भाषा में, तुर्की भाषा में। बाबर जो है वो तुर्की भाषा का विद्वान था। बाबर क्या था, तुर्की भाषा का विद्वान था। और इसने तुर्की भाषा के अंदर ही क्या है, अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा लिखी और आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। और तुर्की भाषा में उसे कहते हैं तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में कहते हैं, तुर्की भाषा में कहते हैं। किसकी आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने जो कुछ भी किया ये बाबरनामा के अंदर जो है, बाबरनामा के अंदर सब कुछ हर एक चीज का उसने क्या किया, उल्लेख किया। उसको तुर्की भाषा में कहते हैं तुजुक ए बाबरी। तो ये था बाबर का इंट्रोडक्शन, उसका परिचय कि कौन था, कहाँ जन्मा, क्या अर्थ होता है, कौन क्या आत्मकथा लिखता है। बाबर जो है, बाबर का जो पिता है वो था तैमूर वंश से। तैमूर वंश से। और इसके पिता का नाम था उमर शेख।
मिर्जा, और ये जो है तैमूर लंग का 5वां वंशज था। जो उमर शेख मिर्जा है वो तैमूर वंश से आता है। तैमूर वंश जो है तैमूरलंग ने शुरू किया था, और तैमूरलंग का 5वां वंशज किसे कहते हैं? उमर शेख मिर्जा को, जो बाबर का बाप है। और इसकी माता जो है, इसकी माँ जो है वो मंगोल वंश से थी। हमने पहले बहुत बार सुना होगा दिल्ली सल्तनत में कि मंगोलों का आक्रमण होता था, तो ये वही मंगोल हैं। और इन मंगोल वंश से बाबर की माँ थी, उसका नाम था, बाबर की माँ का नाम था कुतुब कुतुल निगार, कुतुल निगार बेग खान। कुतुल निगार बेग खान इसकी माँ का नाम था। और ये कुतुल निगार बेग खान जो थी वो चंगेज खान, जो मंगोलों का शासक था, चंगेज खान की 14वीं वंशज थी। 14वीं वंशज थी कि तैमूर वंश और मंगोल वंश दोनों के मिले जुले खून से एक व्यक्ति पैदा होता है, और उसका नाम होता है क्या? बाबर। आई बात समझ में कि तैमूर वंश का जो खून था वो उमर शेख मिर्जा का था, और मंगोल वंश का खून जो था वो कुतुल निगार बेग खान का था। और दोनों के मिलवा खून से, दोनों का खून के मिश्रण से एक व्यक्ति पैदा होता है, उसका नाम क्या रखा जाता है? बाबर रखा जाता है। अब बात आती है 1498 ईस्वी की, कि 1498 ईस्वी के अंदर इसके पिता की क्या हो जाती है? इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। कि इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। जब इसके पिता की मृत्यु होती है तो बाबर की आयु जो होती है, बाबर की आयु केवल और केवल 11 वर्ष होती है। केवल और केवल क्या होती है? 11 वर्ष होती है। और इस 11 वर्ष की आयु में बाबर जो है अपने पिता की मौत के बाद फरगना की गद्दी पर बैठता है। पहली बार फरगना की गद्दी पर बैठता है कि 11 वर्ष की आयु में बाबर क्या है? फरगना का शासक बनता है। आज के बच्चे 11 वर्ष के आयु में अकेले कुछ नहीं कर सकते, मगर बाबर जो है 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठ जाता है। बात आती है 1501 ईस्वी की। आज आज के जो बच्चे हैं 11 वर्ष की आयु में वीडियो बना सके, या 11 वर्ष की आयु बहुत कम हो है, फिर भी क्या है कि किंग छोरी देख ली बिन गेला हांड सके, बस यही काम है। बाबू बुबू एक तोतला हो सके, यूं फालतू किमी काम को नहीं हो सके। मगर बाबर के हो 11 वर्ष की आयु में राजा बन गयो, शासक बन गयो, कठे को? फरगना को भाई। तो 1500 बात आती है 1501 ईस्वी की। 1501 ईस्वी में ये क्या करता है? समरकंद पर अपना अधिकार कर लेता है। कि समरकंद जो है उधर फरगना के अंदर कोई क्षेत्र था, और 1501 में क्या करते है? अधिकार कर लेता है। कि 1498 में 11 वर्ष की आयु थी, और 1501 जो है 3 वर्ष बाद, 2 और 1 3, केवल और केवल 11 और 3 कितने हुए? 14 साल की आयु में समरकंद के ऊपर क्या कर लेता है? अपना अधिकार कर लेता है। कौन? बाबर। जो ये अधिकार करता है, ये अधिकार केवल 8 महीने तक रहता है।
8 महीने तक रहता है। बात आती है 1502 ईस्वी की। ये मैं जो बाबर के जो फरगना के अंदर जो कार्य किए उसने, उसके बारे में उल्लेख कर रहा हूं। 1526 से 30 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 1526 और 30 के अंदर भारत अभियान के ऊपर था। 1518 से भारत अभियान में लगा था, तो 1526 में वो भारत का राजा बना था इब्राहिम लोदी को हरा करके। तब 1526 से 1530 लिखा जाता है कि 1502 के अंदर क्या होता है, एक युद्ध होता है। सरे ए पुल का युद्ध, सरे ए पुल का युद्ध होता है। और किन के बीच होता है, एक होता है बाबर और एक होता है राजानी खां। इन दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, और राजानी खां क्या हो जाता है, युद्ध में जीत जाता है और बाबर हार जाता है। बाबर की क्या होती है, हार होती है, और खजानी खां क्या है, युद्ध के अंदर जीत जाता है। मगर 15 साल का युवक युद्ध कर रहा है, आ जा रहा पानी वो लोटो को उठाए जाए, 15 किलो की बाल्टी भर के दे देनी, 15 साल के उठाए कौन जाए। आई बात समझ में कि 15 साल का युवक आज के रहे कि ज्यादातर 10वीं में हो जाए, वो 11वीं में हो जाए, वो 12वीं में हो जाए, वो बस ब्याह कर दो मारो, बस 15 साल को यहाँ देखा कि ब्याह उड़ो जय किया ही, या कोई छोरी गला हंडे को मोटरसाइकिल ले लिया को घर का पीछे लगाओ और किमी कौन करे, यही काम है। आज आरण कुचरणीकरण मतलब है चेकिंग ही हो। मगर बाबर जो है 15 साल की आयु में युद्ध कर ले। बात आती है 1504 ईस्वी की। 1504 ईस्वी में क्या करता है बाबर, काबुल व गजनी पर अपना अधिकार जमा लेता है, अधिकार कर लेता है। ये सारा का सारा युद्ध है, यहाँ को नहीं गए बाबर 1504 में उठ गए काबुल और गजनी गए और भटे जा गए। जो गजनी या काबुल को शासक को बढ़िया कह दियो बाबर आ गयो मैं छोड़ दूंगा भाई, अन युद्ध करो काबुल और गजनी में जीते हो, जीत के पाछे क्या करो, अधिकार कर लियो आपनो आपको। 1500 बाद आती है 1507 ईस्वी की। 1507 ईस्वी के अंदर जो बाबर है वो अपने आप को एक उपाधि देता है, बादशाह, और इसको ही इसका मतलब होता है बादशाह, कि बादशाह की उपाधि देता है। और इस बादशाह की उपाधि से पहले मिर्जा की पैतृक उपाधि रखता है। मिर्जा की क्या रखता है, पैतृक उपाधि रखता है। कौन, बाबर 1507 ईस्वी में अपने आप को उपाधि देता है किसकी, बादशाह की। और उसके बाद में क्या है, ये बादशाह का मतलब होता है बादशाह का मतलब होता है बादशाह। और उससे पहले बादशाह की उपाधि देने से पहले मिर्जा की पैतृक उपाधि अपने पास रखता है, कि बादशाह कहलाने से पहले, बादशाह की उपाधि धारण करने से पहले उसको क्या बोलते थे लोग, है मिर्जा। आई बात समझ में। और बाबर की जो है एक पत्नी थी, पत्नी का नाम था, बाबर की पत्नी का नाम था माहम बेगम। और बाबर के जब पुत्र थे, 4 पुत्र थे, मगर हमें कौन सा पढ़ना है, हुमायूं पढ़ना है। तो हमें केवल और केवल क्या याद रखना है, हुमायूं याद रखना है। 3 का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता, उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया, कोई भी शासन नहीं किया। तो हमें क्या याद रखना है, केवल और केवल है हुमायूं याद रखना है, क्योंकि बाबर के बाद में जो शासक बनेगा वो कौन होगा, हुमायूं होगा। तो हमें केवल और केवल किसको पढ़ना है, हुमायूं को पढ़ना है। उसके बाद में बाबर क्या करता है,
2 सिक्के चलवाता है। दो सिक्के चलवाता है और 2 सिक्के के अंदर एक सिक्के का नाम होता है शाहरुख, शाहरुख सिक्का, और दूसरे सिक्के का नाम होता है बावरी, बावरी सिक्का। कि बावरी और शाहरुख जो है 2 सिक्के चलवाता है। कौन चलवाता है? बाबर चलवाता है। कब? कि 1500 अपने 1507 में जब वो अपने आप को उपाधि देता है बादशाह की, उसके बाद में वो क्या चलाता है? 2 सिक्के चलाता है। 1518 ईस्वी में बाबर का भारत अभियान शुरू होता है। कि 1518 ईस्वी में बाबर क्या है? भारत आता है, और भारत आने के बाद में एक यूसुफ शाही जाति होती है, उसके ऊपर आक्रमण करता है, कुछ जीतता भी है, एक बाजौर का किला भी जीतता है। मगर बाबर भारत आया क्यों? इसके कारण है कई। सबसे पहले फरगना काबुल के अंदर जो आमदनी का जरिया था वो बहुत कम था, तो उसकी जो सेना थी उसके पैसे ही नहीं निकल पाते थे, उसका खर्चा ही नहीं निकल पाता था। कि बाबर की सेना का खर्चा ही नहीं निकल पाता था, इतनी आमदनी कम थी। तो उस आमदनी को बढ़ाने के लिए और अपना क्षेत्र को विस्तार करने के लिए भारत ने किसकी तरफ रुख किया? बाबर ने भारत की तरफ क्या किया? रुख किया। कि बाबर इसीलिए भारत में आता है। और 1518 ईस्वी में बाबर जो है भारत आता है, और भारत के ऊपर एक यूसुफ जाही जाति पर पहला आक्रमण करता है। कि यूसुफ जाही जाति पर अपना क्या करता है? पहला आक्रमण करता है। और इसी 1518 में बाजोर व भेरा और भेरी पर अपना अधिकार करता है। क्या है? कि 1518 के बाद में बाजौर व भेरा भेरी पर अपना क्या करता है? अधिकार करता है। और ये बाजौर जो है, बाजौर का किला इसने जीता था, और बाजौर के किले को जीतने के लिए बाबर ने क्या है? तोप व बारूद का प्रयोग किया। बाबर ने क्या किया? तोप और बारूद का प्रयोग किया। और ये तोप और बारूद का प्रयोग किया, इस बात का उल्लेख जो है बाबरनामा में मिलता है। जो इसकी आत्म कथा है बाबरनामा, उसके अंदर इसने ये बात लिख रखी है कि जो बाजौर का किला था और भेरा और भेरी के ऊपर इसने दुर्गों पे अपना जो क्या है? अधिकार किया। इन किलों को जीतने के लिए इसने क्या प्रयोग किया? सबसे पहले तोप और बारूद का प्रयोग करके इन किलों को जीता। कब? 1518 ईस्वी के अंदर। अब बात आती है 1519 की। तो 1519 में ये पेशावर में आता है। पेशावर आता है, और पेशावर आता किस रास्ते से है? खैबर दर्रे को पार करके आता है। कि खैबर दर्रे को क्या करके आता है? पार करके आता है। और दर्रा जो होता है, दो चट्टानों के बीच का संकरा रास्ता जो होता है, कि 2 चट्टानें होती है,
कि दो जो क्या है पहाड़ियां होती है और उसके बीच में बिल्कुल पतला सा एक रास्ता बनाया जाता है। जो रास्ता बना हुआ होता है या बनाया जाता है उसको क्या बोलता है, दर्रा बोलते हैं। तो जो खैबर दर्रा है उस खैबर दर्रे को पार करके 1519 में एक इसमें आता है, पेशावर में आता है। मगर 1519 में ही ये क्या करता है, पेशावर में बहुत कम समय रुकता है और बहुत जल्द पेशावर से चला जाता है। कि बहुत कम समय में ये क्या करता है, पेशावर में रुकता है और उसके बाद में पेशावर से चला जाता है। और 1520 और 21 ईस्वी में बाबर जो भारत के ऊपर 3 बार आक्रमण करता है। कि 1519 के अंदर इसने बाजौर का 1518 के अंदर इसने बाजौर का किला जीता था। ये वापस चला गया तो उसके अंदर वापस में क्या है, जो भारत का शासक था उस समय उसका राज हो गया। मगर 1520 और 21 में 3 बार आक्रमण करता है। क्या क्या करता है इन 3 आक्रमणों में, कि बाजौर और भेरा या भेरी को पर पुनः अधिकार करता है। कि क्या करता है, बाजौर, भेरा और भेरी जो किला होता है उसके ऊपर अपना पुनः अधिकार करता है। कब, जब 1520 के अंदर भारत में वापस आता है। और सियालकोट, सियालकोट या फिर इसको हम बोलते हैं सियालकोट, एक ही बात है। सियालकोट या सियालकोट असली नाम सियालकोट है, या हम बोलते हैं क्या, सियालकोट, सियालकोट और सैयदपुर पर अपना अधिकार करता है। कि क्या क्या करता है, कि ये जो बाजौर का किला है इसको जीतता है, सियालकोट को जीतता है और सैयदपुर को पूर्ण रूप से क्या करता है, जीत लेता है। और इसके ऊपर अपना क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। 3 आक्रमण करता है बार बार से, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। इन तीनों जगह पर आक्रमण करता है और तीनों आक्रमणों में क्या होती है, इसकी जीत होती है। और जीत होने के बाद में ये क्या कर लेता है, अपना कब्जा कर लेता है उस जगह पे। अब बात आती है 1524 ईस्वी की। 1524 ईस्वी, 1524 ईस्वी में ये क्या था, पेशावर अभियान पर था। कि 1524 ईस्वी में बाबर जो था वो पेशावर अभियान पर था। मगर क्या होता है कि एक कहावत सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए, कि घर का भेदी ही क्या करता है, लंका को खत्म करता है। तो एक व्यक्ति था दौलत खां, दौलत खां और दूसरा व्यक्ति था राणा सांगा। अब दोनों की क्या है कि राणा सांगा से एक पहले ही इब्राहिम लोदी का युद्ध हो चुका होता है। मगर और दौलत खां से क्या है, उसकी इब्राहिम लोदी की बहुत ज्यादा बनते नहीं है, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है। तो दौलत खां और राणा सांगा को क्या पता चलता है कि बाबर क्या है, भारत के अंदर पेशावर मिशन के ऊपर आया हुआ है, पेशावर अभियान के ऊपर आया हुआ है। तो दौलत खां और राणा सांगा दोनों क्या करते हैं, बाबर को दिल्ली में बुलाने का क्या देते हैं, न्योता दे देते हैं, आमंत्रित कर लेते हैं कि भाई बाबर तू आ और इब्राहिम लोदी के साथ क्या कर, युद्ध कर। कि तू जब आएगा तो हम क्या देंगे तेरा, इस युद्ध में हम तेरा क्या देंगे, साथ देंगे। तो इस साथ के लालच में बाबर
इन दोनों व्यक्तियों को ये पता नहीं था, राणा सांगा को तो बिल्कुल पता नहीं था। इसने क्या सोच रखा था कि जितने ही बाहरी व्यक्ति आते हैं भारत के अंदर, जो भी मुस्लिम आता है क्या करता है, कोई भी शासक हो उसको हराता है और उसको लूटपाट करके वापस चला जाता है। इसने ये सोची थी कि इब्राहिम लोदी मर जाएगा, वो लूटपाट करके बाबर चला जाएगा, तो मैं क्या बन जाऊंगा, राजा। किसका, पूरे भारत का। मगर भाई साहब क्या थे, गलत थे। कि बाबर भी क्या चाहता था कि मैं पूर्ण भारत के ऊपर अधिकार करूं, कि कैसे यो दिल्ली की गद्दी के ऊपर जाकर के बैठूं। और उसको क्या चाहिए, धन चाहिए, जो अपने सैनिकों की जो नियमित खर्च है उसमें आपूर्ति पूर्ण रूप से कर सके वो। और उसको क्या चाहिए कि पूरी की पूरी पावर चाहिए बाबर को। बाबर और दिमाग लगाए बैठा है कि ये दोनों साथ दे रहे हैं तो बहुत अच्छा मौका है कि चलो भाई दिल्ली और इब्राहिम लोदी के ऊपर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और पानीपत के अंदर क्या होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर का पहला युद्ध होता है। तो देखते हैं कि 1524 के अंदर इन्होंने निमंत्रण दिया था। और 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद दिन आता है 21 अप्रैल 1526 का। 1526 का तो क्या होता है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का फर्स्ट वार होता है कौन से दिन, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के अंदर युद्ध लड़ा जाता है। किसके बीच लड़ा जाता है, एक साइड होता है बाबर और एक साइड क्या होता है, इब्राहिम लोदी। और बाबर जो है दौलत खां बाबर का साथ देता है, राणा सांगा बाबर का साथ देता है। इसीलिए क्या हो जाता है, बाबर लड़ाई जीत जाता है और इब्राहिम लोदी जो है वो हार जाता है। और युद्ध के मैदान में ही क्या हो जाता है, युद्ध के मैदान में ही इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कि दिल्ली का प्रश्न ये भी आता है कि दिल्ली का एकमात्र शासक ऐसा कौन सा था जो जिसकी मौत युद्ध के मैदान में ही हो गई, तो वो था इब्राहिम लोदी। मारा किसने, बाबर ने मारा 21 अप्रैल 1526 को। युद्ध कहाँ लड़ा गया, हरियाणा के पानीपत में। आई बात समझ में। तो आइए इस युद्ध की बात करते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति तुलगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया। ये जो युद्ध पद्धति होती है इसके अंदर क्या करते हैं, ऐसे वी आकार से बना लेते हैं कि इस तरफ भी सेना, इस तरफ भी सेना, और यहाँ बीच में कौन होता है, जो शासक होता है, राजा होता है, वो होता है। इस तरफ से सेना अटैक करती है, इस तरफ से सेना अटैक करती है। बीच में अगर कोई घुसता है तो राजा क्या है, अटैक करता है और उसको मार देता है। ऐसी युद्ध पद्धति भारत के अंदर पहले नहीं थी। इस तुलगमा पद युद्ध पद्धति किसने इस्तेमाल की, बाबर ने इस्तेमाल की। कब की, पानीपत के फर्स्ट वार के अंदर, फर्स्ट युद्ध के अंदर, पहले युद्ध के अंदर इस्तेमाल की। और ये तुलगमा पद्धति जो है बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी। कि बाबर ने कहां से सीखी, उज्बेकों से सीखी थी। कि उज्बेकों के साथ हुए आक्रमण में उन्होंने तुलगमा युद्ध पद्धति इस्तेमाल की, तो बाबर ने वहां से उस पद्धति को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। और पानीपत के इस युद्ध में तोपों का इस्तेमाल हुआ। और तोपों का इस्तेमाल, इसके अंदर भी एक युद्ध पद्धति
तोपों को सजाने के लिए, तोपों को रखने के लिए भी एक युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया गया। उस युद्ध पद्धति को बोला गया उस्मानी युद्ध पद्धति। उस्मानी युद्ध पद्धति या इसका एक नाम और है रूमी युद्ध विधि या रूमी विधि भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तरफ गाड़ी होती है, दूसरी तरफ भी क्या होती है, गाड़ी होती है कोई भी, और उसके बीच में क्या रखा जाता है, तोप रखा जाता है। इसके बीच में तोप रखा जाता है और यहाँ से तोप को क्या कर दिया जाता है, फायर कर दिया जाता है, चला दिया जाता है। उसको बोलते हैं उस्मानी युद्ध पद्धति या रूमी युद्ध पद्धति। और इस युद्ध में तोपों को चलाने का जो काम किया वो दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का नाम है उस्ताद अली, जिसने तोपों को चलाया, जिसने तोपों को सही तरीके से इस्तेमाल किया। तोपों को इस्तेमाल अगर किसी ने किया तो वो एक नाम है उस्ताद अली और दूसरा नाम है मुस्तफा खान। कि एक मुस्तफा खान था और एक उस्ताद अली थे। दोनों ही बहुत योग्य अधिकारी थे बाबर की सेना में और दोनों ने ही इस पानीपत के युद्ध के अंदर तोपों को चलाने का काम किया था। अब जैसे ही इब्राहिम लोदी मारा जाता है, बाबर युद्ध जीत लेता है, तो बाबर कोई भी चीज होता है, कोई भी युद्ध होता है, कोई भी लड़ाई होती है, जीतने के बाद क्या मनाया जाता है, जश्न मनाया जाता है, खुशी होती है। तो बाबर को भी क्या थी, खुशी थी। तो इसी खुशी में भारत विजय करने पर बाबर ने काबुल के हर निवासी को चांदी का एक एक सिक्का उपहार स्वरूप भेंट किया। कि इसने क्या किया कि जैसे ही भारत विजय करता है, इब्राहिम लोदी को मारता है, दिल्ली के गद्दी के ऊपर बैठने का काम करता है, तो दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठते ही बाबर जो क्या करता है, काबुल के अंदर जो भी काबुल का जो भी निवासी होता है, उस हर एक निवासी को चांदी का एक एक सिक्का क्या करता है, भेंट करता है। किसके स्वरूप में, उपहार स्वरूप में। खुशी में ये कार्य बाबर करता है। और इसी उदारता को देखते हुए काबुल के जो लोग हैं वो एक उसको उपाधि देते हैं, और उस उपाधि का नाम है कलंदर। तो प्रश्न ये भी उठता है कि कलंदर की उपाधि किसे मिली, तो भाई साहब बाबर को मिली और किसी को नहीं मिली। किसके कारण मिली, तो इसने जो चांदी का एक एक सिक्का काबुल के हर एक निवासी को भेंट किया था, बांटा था, उसी के कारण इसको किसकी उपाधि मिली। उस सिक्के को देने के लिए काबुल के लोगों के अंदर क्या हुआ कि बहुत अच्छा शासक है, हमारे प्रति बहुत दया रखता है, उदारता रखता है, और इसी उदारता को देखते हुए उन लोगों ने क्या किया, कलंदर की उपाधि बाबर को दे दी। तो और जैसे ही इब्राहिम लोदी हारता है तो बाबर के पास क्या आ जाता है, कोहिनूर हीरा आ जाता है, जो गोलकुंडा की खदान से निकाला जाता है। हैदराबाद में कोहिनूर हीरा आ जाता है और कोहिनूर हीरा आते ही बाबर क्या करता है कि पूरे विश्व के लोगों को एक दिन भरपेट खाना खिलाता है। कि ये क्या कहता है कि इसने सब जगह खबर भिजवा दी कि जो आना चाहता है वो खा सकता है, कि एक दिन क्या है
सदावर्त तो हम नहीं बोल सकते कि वो तो हर रोज चलने वाला चीज होता है कि कोई भी आओ कभी भी खाओ, मगर एक दिन का इसने क्या कर दिया, भोजन सभी के लिए फ्री कर दिया कि एक दिन का भरपेट भोजन मैं खिलाऊंगा। किसके लिए? क्योंकि इसको कोहिनूर हीरा मिल चुका था। इसकी खुशी में ही बाबर ये क्या करता है, कार्य करता है। तो आज हमने बाबर को लगभग पढ़ लिया है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 1528 के अंदर जो है 1527 के अंदर खतौली का युद्ध होता है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में चंदेर का युद्ध होता है 1528 में, वो पढ़ेंगे। 1529 में जो है घाघरा का युद्ध होता है, वो पढ़ेंगे। और 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु होगी, वो पढ़ेंगे। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको क्लास की हर एक बात अच्छी लगेगी। अगर कोई भी चीज़ में कहीं भी दिक्कत आपको आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर अच्छी लगे क्लास तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए धन्यवाद।